हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। आज के इस वीडियो में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूं और जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके इनकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट और सी टेट इन दोनों के एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। फिलहाल तो अभी मैंने यूपी टेट को टारगेट किया है क्योंकि सबसे पहले यूपी टेट का ही एग्जाम है। ठीक है, तो आज से ये मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है। 20 क्वेश्चंस आपको रोज़ प्रोवाइड किए जाएंगे और जो ये 20 क्वेश्चंस होंगे आप लिख के ले लीजिए। इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस खुद से मैंने बनाए हैं, ये एनालिसिस करके क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी काफ़ी क्वेश्चंस इसमें मैंने प्रोवाइड कराए हैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने देखे हैं, एनालिसिस किया है, जो कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि जो स्किनर है, इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जो लर्निंग है, अधिगम, इनसे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस जरूर पूछे गए हैं। तो बस वही एनालिसिस किया है और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें बनाए भी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी कुछ प्रश्न इसमें मैंने डाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप ये जो सीरीज है, और कुछ भले नहीं, लेकिन जो ये जो 20 क्वेश्चंस की सीरीज है, क्योंकि आपका ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, मुश्किल से 20 से 30 मिनट में आपका ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और जो भी मैं इसमें प्रश्न को बताऊंगी वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको बताऊंगी, उसके साथ ही में कई सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी जिससे कि कहीं भी आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारी टेलीग्राम की लिंक पे मिल जाएगी। फिलहाल आज मैंने ये पीडीएफ कुछ अलग वे में बनाई है, कल से आपको और भी अच्छे से पीडीएफ मिलेगी और कुछ कोशिश करूंगी कि आपको क्लियरली सब कुछ दिखे। ठीक है, फिलहाल तो अभी यहाँ पर सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूटा तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ही प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि आपका ही एग्जाम फिर खराब होएगा। पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी को नहीं पता, इसलिए हमें कुछ भी मिलता है सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश सिचुएटेड। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स बना रखे हैं। और दूसरी बात ये कि कल से पीडीएफ फाइल आपको और भी क्लियर मिलेगी। यहाँ पे कुछ लाइट कम है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। एनीवे, यहाँ पे इसका मतलब पूछा गया है, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या फिर वाराणसी। तो जो ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी है उत्तर प्रदेश की बात की गई है, यहाँ पे बार बार बोल रही हूँ, यूपी याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सिचुएटेड है इलाहाबाद में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी स्टैब्लिश कब हुई, मतलब इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1954 में। ठीक, ये तो बात हो गई ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की। अब फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन इंडिया, ये किसने स्थापित की और कब स्थापित हुई और कहाँ स्थापित हुई, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन इंडिया किसने स्थापित किया, कहाँ स्थापित हुआ और कब स्थापित हुआ। ठीक है, इंडिया की बात है, तो SN सेन गुप्ता जी हैं, इन्होंने इसको स्थापित किया और 1916 में इसकी स्थापना हुई और कोलकाता में इसको स्थापित किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। ठीक, अब बात आती है कि फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन वर्ल्ड की अगर बात पूछी जाए तो वर्ल्ड में 1879 में एस्टैब्लिश हुई और लिप्जिंग में, मतलब हाँ, लिप्जिंग में इसका एस्टैब्लिशन हुआ और जो विलियम वुंट हैं उन्होंने इसको स्थापित किया। क्लियर, अगर वर्ल्ड की बात पूछी जाए तो 1879, अगर इंडिया की बात पूछी जाए फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी तो वो 1916, और अगर ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी पूछा जाए यूपी का तो 1954 में इसको एस्टैब्लिश किया गया इलाहाबाद में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश वो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द रिलेशन विच स्किनर हैज विद रैट्स एंड थॉर्नडाइक हैज़ विद कैट सेम रिलेशन कोहलर हैज़ विद, मतलब कि यहाँ पर जो स्किनर का संबंध चूहों के साथ और थॉर्नडाइक का संबंध बिल्लियों के साथ है, वही रिश्ता
कोहलर का किसके साथ में है। देखिए यहाँ पर दो चीजें तो क्लियर कर दी गई कि स्किनर का क्लियर कट संबंध किसके साथ बताया गया, चूहों के साथ, रैट्स के साथ। थॉर्नडाइक का किसके साथ बताया गया, कैट्स के साथ, मतलब बिल्लियों के साथ। अब पूछा गया है कि कोहलर जो है इनका रिलेशन किसके साथ है, तो कोहलर का रिलेशन है चिंपैंजीज के साथ। किसके साथ, चिंपैंजी के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, कोहलर की बात आई है तो आप एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो कोहलर है ये गेस्टॉल्ट वॉर से संबंधित है। जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है इसके फादर का नाम आप याद रखिएगा, इसके फादर का नाम है वर्दीमेर। क्या नाम है, वर्दीमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग प्लूटो इज, मतलब लर्निंग प्लूटो क्या है। लर्निंग प्लूटो का मतलब है सीखने का पठार। ये क्या है, इसमें पहला लिखा हुआ है सीखने में वृद्धि हुई, दोष सीख रहा है, या सीखने की समाप्ति, या फिर सीखने में बाधा। तो देखिए एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर देखिए ये आपका एक कोई एम है, यहाँ पर आप धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप धीरे धीरे आप अपने एम को गेन कर रहे हैं, यहाँ पर एक पठार पड़ जाता है, इसको बेसिकली आप पठार बोल सकते हैं। यहाँ पर ना आप ऊपर जा पा रहे हैं ना आप नीचे जा पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अटक जा रहे हैं। आप अपने एम पर तो जा रहे थे बट यहाँ पर आकर के आप पठार पड़ गया, यहाँ पर आप अटक गए, तो क्या हो जाएगा। यहाँ के देखिए चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो सीखने में वृद्धि हुई, तो हमने तो वृद्धि करी थी। दोस्त सीख रहा है, दिस इज रॉन्ग। फिर पूछा गया सीखने की समाप्ति, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे लिखा हुआ है सीखने में बाधा, दिस इज राइट। सीखने में बाधा मतलब पठार हुआ, ना हम इधर पहुंचे ना उधर पहुंचे। तो हमारा राइट ऑप्शन अगर आपको पूछा जाए कि हमारा जो लर्निंग प्लेटो है ये क्या है, तो आप हमेशा क्लिक करके आएंगे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लर्निंग, ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की द राइटर ऑफ बुक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के जो राइटर हैं वो कौन है, फाउंडर जो है वो कौन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्किनर, हल, पावलोव या फिर थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर है स्किनर। जो स्किनर है उनकी ये बुक है। अब स्किनर के बारे में और समझिएगा, स्किनर की ये फर्स्ट बुक है, राइट। जो स्किनर है इनकी ये पहली बुक है, और दूसरी बुक कौन सी है, इनकी दूसरी बुक है वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर में क्या हुआ, वर्बल बिहेवियर ने इन्होंने इसमें लैंग्वेजेस जो हैं इनका डिस्कशन किया था वर्बल बिहेवियर बुक में। ठीक है, जो स्किनर है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्किनर है इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इनको भी याद रखेंगे। डेली आप सीरीज अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको पक्का है आपके कई सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। क्लियर, तो आप राइट आंसर क्लिक करके आएंगे स्किनर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, मतलब क्या इसमें लेवल नहीं है टीचिंग लर्निंग का। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्शन, फिर मेमोरी और डिस्टेंस। ये 4 लेवल दिए गए हैं, इसमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग से रिलेट नहीं करता है। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, समझ का स्तर, चिंतनशील स्तर, या फिर मेमोरी स्तर, या फिर दूरी का स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस लेवल, मतलब कि दूरी का स्तर। अब ये कैसे, देखिए जो हमारा शिक्षण है ये इसके 3 लेवल हैं। अब इसके 3 लेवल कौन कौन से हैं, एक मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में क्या होता है, स्मृति। स्मृति लेवल मतलब कि इसमें जैसे इंसान होता है उसको अगर आपको पता है कि हाँ ये चीज़ पढ़नी है तो फिर वो उसी पे फोकस, आप जो चीज़ उसको दिखाएंगे वो बेसिकली उसी चीज़ पे फोकस करेगा। इनकेस आप बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में रट्टा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने की बात। आप अगर ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग सामने वाले बंदे के साथ लाएंगे, आप उससे समझाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो अंडरस्टैंड करेगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग लेवल, या फिर आप रिफ्लेक्टिव लेवल भी बोल सकते हैं या रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, मतलब प्रकाश डालना। क्या करते हैं, जब आप एक चीज़ समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर उस चीज़ को आप करने की कोशिश करते हैं, मतलब उस चीज़ पर आप प्रकाश डालते हैं। तो हमारे 3 तो क्लियर हो गए, बट जो डिस्टेंस लेवल है इज नॉट लेवल रिलेट टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन फ्लेंडर्स इंटरेक्शन
विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। पहला स्टूडेंट टॉक, दूसरा गार्जियन टॉक, या फिर टीचर टॉक, या फिर साइलेंस। द राइट आंसर इज बी नंबर, गार्जियन टॉक। पूछा गया है कि कौन सा फ्लेंडर इंटरेक्शन विश्लेषण प्रणाली, जो इनकी ये प्रणाली है, जो इनका ये सिस्टम है, इससे रिलेट कौन नहीं करता है। ठीक है, देखिए जो फ्लेंडर थे, फ्लेंडर ने क्या किया, इन्होंने बेसिकली बिहेवियर में जो टीचर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, इनके बीच में क्लास में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, मेनली आप बिहेवियरिज्म पे इन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं। इस बारे में कुछ स्टेप्स भी इन्होंने दिए थे। कितने स्टेप्स दिए थे? 10 स्टेप्स दिए थे। क्लियर। इसमें 1 से 7 तक का जो स्टेप्स था, वो स्टेप में टीचर जो है वो टीचर से रिलेटेड ही है, मतलब टीचर बेस, मतलब सिर्फ उसमें टीचर अपनी टॉक कर सकता है। नेक्स्ट जो 8 से 9 वाला स्टेप था, उसमें स्टूडेंट बात कर सकते हैं, और जो 10th वाला स्टेप था वो साइलेंस का स्टेप था। ठीक है, तो देखिए तीनों स्टेप्स हमारे रिलेट कर गए, बट कौन सा रिलेट नहीं कर पाया? गार्जियन टॉक। गार्जियन टॉक इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की इन स्पीच द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज मॉर्फीन, सिलेबल, या फिर फिनोमेन, फोनीम, या फिर वर्ड्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉर्फीन। मॉर्फीन का मतलब क्या होता है? इसका मीन ये है कि जैसे आप कोई भी भाषा यूज़ करते हैं, आप बोलते हैं या स्पीच देते हैं, तो उसमें जो यूनिट होती है उसका जो मीनिंग होता है उसी को बोलते हैं मॉर्फीन। ठीक है, जो साइलेबल है इसको क्या बोलते हैं? जहाँ पर जैसे क्या होता है, कोई भी वर्ड है वहाँ पर वॉवेल अगर आया है, मतलब उसमें अगर वॉवेल इन्वॉल्व है तो समझ जाइए कि वो सेलेबल है। अगर वहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं भी है तब भी चलेगा, उसको सेलेबल बोलेंगे। ठीक है, वर्ड्स तो आपको पता ही होगा। तो इसमें पूछा गया है कि भाषण में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, मतलब सबसे छोटी इकाई जो हम स्पीच देते हैं उसमें सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है रूपी, मतलब मॉर्फीन। जैसा मैंने अभी बताया, इसका मीन होता है भाषा में, शब्द में, बोलने में जो भी यूनिट यूज करी जाती है उसका मीनिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी लर्न बाय डूइंग, हु शेड, मतलब किसने कहा कि हम करके सीखते हैं। हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। पहला है योकम, दूसरा है सिम्पसन, तीसरा है डॉक्टर मेस, या फिर डॉन जीवी। तो इसका राइट आंसर है जो डॉन जीवी है, सॉरी जॉन डिवे है, मैं उल्टा पढ़ रही हूँ। जो जॉन डिवे हैं, इन्होंने कहा हम करके सीखते हैं। ठीक है, ये करके सीखने की बात करते हैं और इनसे ही एक प्रोजेक्ट मेथड है वो इंस्पायर्ड है। इनका बेसिकली इस बात पर जोर था कि जो बच्चा है वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करना सीखे। अगर उसको कुछ करना है तो उसको प्रैक्टिकली करके अगर चीज़ों को सिखाया जाएगा तो वो और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा। ये किसने बोला? ये जॉन डुवे ने इसकी बात करी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि करके सीखने की बात किसने करी? जॉन डुवे ने। वो प्रैक्टिकली, मतलब पहले आप प्रैक्टिकल करें, उसके बाद आपने जो किया है उसको सीखें। बेसिकली वो बच्चों को करके सीखने के लिए इंस्पायर करते थे। ओके, उनका ये मेन मोटिव था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डेवी, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की द मेन ऑपरेशन इन इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग इज, मतलब शिक्षण जो है इसके इंटरैक्टिव चरण में मुख्य ऑपरेशन है क्या? यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, निदान, धारणा, क्रिया और प्रतिक्रिया, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर जैसे जो शिक्षण कार्य होता है, शिक्षण के उसमें इंटरैक्टिव चरण में मुख्य ऑपरेशन क्या है? देखिए क्या करेगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी या कोई भी ऐसा कोई बात हुआ तो उसका डायग्नोसिस करेगा, मतलब उसका निदान तो करता ही है शिक्षण, तो मतलब शिक्षण में ये चीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती है। दूसरी बात क्या है? धारणा। ऑब्वियस ही चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़ करेंगे तो उसके लिए धारणा भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्शन एंड रिएक्शन, तो ये भी उसके साथ ही में शिक्षण में ये भी चीज़ होती है, क्रिया एंड प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर हमारे सारे ही हो जाएंगे और ये बहुत ईजी क्वेश्चन भी था। तो डी नंबर इसमें आप क्लियर कट करके आएंगे, मतलब सॉरी टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच शुड नॉट बी केप्ट इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग आर टीचिंग मेथड। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंडिविजुअल, या फिर पेरेंटल बैकग्राउंड, या फिर मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट, या फिर स्पेसिफिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो शिक्षण पद्धति का चयन करते समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, कौन सा इसमें है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिए। मतलब जब शिक्षण पद्धति चलती है मतलब जैसे क्या होता है, ये जो अगर आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में डालते हैं तो वहाँ पर एक आप टीचिंग मेथड जरूर से ऑब्जर्व करते हैं, उसको जरूर से टेक करते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षण पद्धति का चयन करते समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए इंडिविजुअल भेद,
तो अगर आप शिक्षण क्रिया आप अगर अपनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल भेद ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई भी इंसान आ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, उसमें कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है नहीं रखा जाना चाहिए। कौन सा ऐसा वो है चयन करते समय किसको ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अभिभावक पृष्ठभूमि। तो अभिभावक पृष्ठभूमि जो है ये राइट है, क्योंकि देखिए बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है आपको इससे मतलब नहीं है, आपको बच्चे से मतलब है। आप ये नहीं समझेंगे कि मतलब ऐसा थोड़ी ना कि कोई केस चल रहा है तो आपको उनके बच्चे की ज़रूरत ही पड़ेगी। आपको मेन बच्चा चाहिए ना, कि बच्चे को आपको पढ़ाना है, उसको सिखाना है, उसको डेवलप कराना है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसके पेरेंटल बैकग्राउंड पे जाने की। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसमें नहीं बोला गया है इसलिए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट था कि छात्रों का मानसिक स्तर, ये भी राइट था। और विषय की विशिष्ट प्रकृति ऑब्वियस सी चीज़ है, किसी बच्चे को कोई भी मतलब सब्जेक्ट पसंद है, उनके अंदर ये आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है। तो ये सारी चीज़ें, तो अभिभावक पृष्ठभूमि इज बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड, मतलब कि यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बचपन की विशेषता नहीं है। सबसे पहले नंबर पर बचपन की बात आई है। यहाँ पे मैंने आपको वीडियो पहले भी काफ़ी सारे बना के दिए थे, तो उसमें मैंने काफ़ी सारे क्या मैंने पार्ट में वीडियो बनाए थे सीडीपी के। उसमें मैंने आपको अवस्थाएं बताई थी कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। आपको कमेंट बॉक्स में ये पांचों जो अवस्थाएं हैं इनकी आपको टाइमिंग लिखनी है कि शैशवावस्था कब से कब तक की होती है, बाल्यावस्था कब से कब तक की होती है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। आपको इन पांचों के बारे में लिखना है। आपको कोई ज़रूरी नहीं है आप अवस्थाएं ना लिखिएगा, मैंने जिस सीक्वेंस में बताया उस सीक्वेंस में आप नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी। ये लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल भी राइट नहीं है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा बेसिकली बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उसमें ये कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का लैक नहीं होता है कि हाँ उसके अंदर क्यूरियोसिटी ना हो। उसके अंदर चीज़ों को जानने की उसके अंदर कौन सी चीज़ें नहीं है, कौन सी चीज़ मतलब उसके अंदर उत्सुकता होती है कि हाँ मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी खेलना है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे बाल्यावस्था में काफ़ी एक्टिव होते हैं, मतलब काफ़ी वो जिज्ञासु होते हैं, वो काफ़ी कुछ सीखना चाहते हैं। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिज्ञासा का अभाव। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि जो विकास जो है इसका पहला चरण कौन सा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कौन सा पहला चरण है, यहाँ पे लिखा है फिजिकल, सोशल, मोरल या फिर मेंटल। तो राइट आंसर है फिजिकल। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया भी था कि जब तक फिजिकली डेवलपमेंट नहीं होएगा तब तक आप उसको कैसे सोशल करेंगे, कब तक आप उसको मेंटल करेंगे, कब तक आप उसको मोरली आप सिखाएंगे चीज़ों को, कब तक उसको मोरली डेवलप कराएंगे। तो सबसे पहले आपको फिजिकली डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये पहला स्टेप होता है। नेक्स्ट है कि स्किनर बॉक्स इज यूज फॉर, मतलब जो स्किनर बॉक्स है उसका काहे के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको आप इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोल सकते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, ये बोला भी जा सकता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किसे कहा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। तो आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन मेथड। जो किंडरगार्टन मेथड है इसके फाउंडर कौन है। इसमें लिखा हुआ है फ्रोबेल और मॉन्टेसरी, कुक या फिर डॉल्टन। द राइट आंसर इज फ्रोबेल। क्या, फ्रोबेल। ये जो मेथड है, ये मेथड को दूसरा नाम भी बोला गया है। किसने दिया है ये नाम, फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने नाम इसको प्लेवे मेथड भी दिया है। प्लेवे मतलब खेलना, बच्चे हैं जैसे किंडर का मतलब जो हमारे बच्चे होते हैं, जो किड्स होते हैं उनसे रिलेट। तो किंडरगार्टन का मतलब यही है, तो जो बच्चों का गार्डन होता है बस वही रिलेट कर दिया गया है किंडरगार्टन। तो इसके अगर फाउंडर पूछा जाए तो फ्रोबेल बताइएगा, और अगर पूछा जाता है प्लेवे मेथड के फाउंडर कौन है, उसमें भी आप फ्रोबेल टिक करके आएंगे अगर ऑप्शन में फ्रोबेल दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी इन क्लासरूम टीचिंग, मतलब कक्षा शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक रणनीति नहीं है।
जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कौन सा लोकतांत्रिक रणनीति नहीं है? लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक का मतलब जहाँ सबकी सुनी जाए, है ना? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेक्चर, फिर है प्रोजेक्ट, फिर लिखा हुआ है हेउरिस्टिक, फिर लिखा हुआ है ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब कि व्याख्यान, परियोजना, हेउरिस्टिक और मंथन या फिर बुद्धिशीलता। कच्चा शिक्षण में कौन लोकतांत्रिक रणनीति नहीं है? तो देखिए जो लेक्चर है ये लोकतांत्रिक रणनीति नहीं है, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। लेक्चर इज आप बोल सकते हैं चॉक एंड टॉक मेथड, मतलब चॉक से आप लिख रहे हैं और उसी से रिलेटेड आप टॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप समझा रहे हैं। बट यहाँ पे पूछा गया है कौन लोकतांत्रिक रणनीति नहीं है, तो यही है लेक्चर जो है, ये लोकतांत्रिक रणनीति नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर आप उस चीज़ को समझा रहे हैं। क्लियर कट है? लोकतांत्रिक मतलब सबकी सुनी जाती है, उसमें सबकी बात बताई जाती है। लेक्चर का मतलब आप एक पर्टिकुलर इंसान है जो आप लेक्चर दे रहे हैं जिसमें सब सुन रहे हैं, बट एक लोकतांत्रिक का मतलब सबकी सुनी जाए, सबसे सजेशंस लिए जाए। नेक्स्ट है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज, मतलब किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से शुरुआत करें? एसोसिएशन बिटवीन लेटर एंड वर्ड, या फिर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, या फिर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए आप जब भी कुछ एसोसिएट करते हैं तो ऑब्वियस चीज़ उसमें लेटर भी होता है और उसमें वर्ड भी होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएट बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स, यही इसका राइट आंसर है। अगर आप एसोसिएट करते हैं मतलब अगर आप संबंध सीखते हैं लेटर्स और वर्ड्स के बीच, तभी आप उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं ना। अगर आप उसमें एसोसिएट करेंगे इन दोनों के बीच में, तभी आप समझ पाएंगे ना इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, उसी के आगे ही तब आप अपना स्टेटमेंट दे पाएंगे ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसोसिएट बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स, मतलब अक्षरों और शब्दों के बीच संबंध। यहाँ से शुरू करते हैं। नेक्स्ट है सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स, जो सक्सेसफुल इंक्लूजन है इसकी क्या हो सकता है, मतलब सफल समावेशन है, इसमें क्या इसमें ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शंस लिखे गए हैं। क्षमता निर्माण का अभाव, माता पिता की कोई भागीदारी नहीं, अलगाव, या फिर संवेदीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदीकरण। ठीक है, देखिए समावेशन कब होगा? जब आप अपने बच्चे को लेकर सेंसिटिव होंगे, मतलब कि जब आप अपने बच्चे को लेकर थोड़ा टेंस होएंगे कि हाँ मुझे इसको यहाँ पे भी इम्प्रूव कराना है, इसके लिए भी इंटरेस्ट जगाना है, मतलब जब आप अपने बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करेंगे, सेंसिटिव होएंगे, तब आप उसको बहुत अच्छे से समावेश कर पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि सफल समावेशन में ज़रूरत है किसकी? सेंसिटिवनेस की। ठीक है, मतलब आप अपने बच्चे को लेकर के फिक्र कर रहे हैं या नहीं उसको करियर के लेकर के, वही चीज़ यहाँ पर दी गई है, संवेदीकरण। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? द राइट आंसर इज शारीरिक। जो शारीरिक है, क्योंकि काफ़ी सारी थ्योरीज में जो फिजिकली इमोशंस हैं उनको रिलेट किया गया है, इसलिए यहाँ पर शारीरिक रिलेट करता है संवेग का तत्व। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया है कि संवेग का तत्व नहीं है, तो राइट आंसर इज शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा शिक्षण की गुणवत्ता नहीं है? 4 ऑप्शन निरंकुश, लोकतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, या फिर वांछनीय सूचना प्रदाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, निरंकुश। निरंकुश मतलब ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मीन होता है अपने हिसाब से क्लास को चलाना, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है नहीं है, अपने हिसाब से आप थोड़ी ना चला सकते हैं ना अपनी क्लास। लोकतांत्रिक मतलब सभी की सुनना, सहानुभूति आप दूसरों की सहानुभूति भी करेंगे, और सहानुभूतिपूर्ण, और फिर वांछनीय सूचना प्रदाता। वैसे तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही हो सकता था, बट इसके रिलेट में अगर कंपेयर करते हैं निरंकुश को, तो ये राइट आंसर है ऑटोक्रेटिक, मतलब बिल्कुल अपने हिसाब से क्लास को चलाना, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला चरण है प्रतिक्रिया, शिक्षण, योजना, या परिचय। द राइट आंसर इज योजना। जब तक आप प्लानिंग नहीं बनाएंगे किसी भी चीज़ की, तब तक आप क्या ही करेंगे, है ना। तो देखिए जो साइकिल है, एक साइकिल है, उसमें 6 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला हमारा स्टेप आ जाएगा कौन सा? प्लान। ठीक है, जो प्लान है इसमें कोई भी टाइमिंग नहीं होती है। उसके बाद आता है टीचिंग। टीचिंग में 6 मिनट की टाइमिंग होती है इसको टीचिंग करने के लिए। फीडबैक के लिए भी 6 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। ठीक है,
फिर इसके बाद फिर से रीप्लानिंग आती है। वो जो रीप्लानिंग होती है वो कुछ 12 मिनट करके होती है। उसके बाद फिर फीडबैक रीटीचिंग आती है तो उसमें भी कुछ टाइम लगता है। फिर फीडबैक आता है तो उसमें भी कुछ टाइम लगता है। तो इसमें अगर टोटली आप टाइमिंग देखेंगे तो 36 मिनट्स इसमें टाइम लगता है। साइकिल 36 मिनट की है और 6 स्टेप हैं इसमें। तो आप ये चीज़ भी याद रखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला चरण कौन सा है। तो इसका पहला चरण है योजना, मतलब प्लानिंग। ऑब्वियस सी चीज़ है, आप किसी चीज़ की पहले प्लानिंग करेंगे तभी आप चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ मिल जाएगी। अब आपको कल से और भी क्लियरली आपको पीडीएफ मिलने लगेगी, कुछ अलग वे में आपको टाइप करके दे दिया जाएगा। ठीक है, वैसे नोट्स काफ़ी सही रहते हैं क्योंकि खुद से एनालिसिस भी करो और कहीं कुछ गड़बड़ भी हो तो उसको सही भी कर दो। तो फिलहाल आपको मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेनली इसमें आपको और भी सारे पॉइंट्स बता दिए गए हैं जिससे कि और भी क्लियर हो गई हैं सारी चीज़ें, कन्फ्यूज़न नहीं रह गई है। सो अपना ध्यान रखिए। मैं फिर आपको नेक्स्ट सीरीज़ में मिलूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।